जो मनुवादी मानसिकता के लोग थे उन्हें ये लगने लगा ये जो कल को हमारे पैरों में बैठते थे, हमारी खाट के नीचे बैठते थे, आज ये हमारे सर पे मूतने लगे हैं। ये बात नहीं हो, तथ्यात्मक बात करूँगा, कोई फालतू के चिल्लाना नहीं, वो जरूरत नहीं है। तो इसलिए उन्होंने कहा आरटीआई को इतना कमज़ोर कर दो, इतना कमज़ोर कर दो ताकि उससे कोई सच सामने आ ही ना पाए। आपने देखा होगा शायद वो वीडियो वायरल हुआ, प्रोफेसर विवेक कुमार ने ये बात उठाई है कि अगर जिस तरीके से 10% गरीब जनरल को दिया गया है तो 5% गरीब बहुजन को भी दे। मैं वही हर रास्ते को बंद कर दूं जहां से अम्बेडकर संविधान सभा में जाए, तो इससे उनको संरक्षण मिल जाएगा कि मतलब अब हम नहीं जान सकते कि वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। ये कितना खतरनाक है। पूछ रहे सरकार को परेशानी है, दलित समाज जो हमेशा उनके पैरों में बैठता था, जो उनका गुलाम था, जो उनका वोट बैंक था, आज वो उनसे सवाल क्यों कर रहा है। मैं इस बात पर कई बार हंसता हूँ और कहता हूँ एक तरफ सांप नाथ है, एक तरफ नागनाथ है। आप अम्बेडकर आइडियोलॉजी को अगर मानते हैं, फॉलो करते हैं, तो मुझे बताइए आपके जब राज्य शासित राज्यों में जब दलितों का शोषण होता है आप क्यों नहीं जाते। भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में जब शोषण होगा तो आप जाके छाती पे संविधान पीट के पहुंच जाते हैं। अगर कोई आपके मुस्लिम भाई को मार रहा है तो आपको भी उसके साथ खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि लड़ाई को जो सामाजिक लड़ाई है, सामाजिक लड़ाई को वो चाहते धार्मिक बनी रहे। मैं ये जानना चाहता हूँ कि हमारा तो है वो जम्मू कश्मीर, क्या लेकिन हम जम्मू कश्मीर के कितने हैं सर। जय भीम, नमो बुद्धाय, बहुजन सेंचुरी देख रहे हैं आप, मैं विकास सिंह बौद्ध। आज हमारे साथ भारतीय युवा महासभा से श्री बलविंदर जी मौजूद हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं हमारे मुद्दे क्या हैं। साफ तौर पर मेरा मुद्दा ये है कि जो देश में राजनीति चल रही है उसको मद्देनज़र रखते हुए हम किस तरह से शांतिमय तरीके से निर्णय ले सकते हैं जो कि सबके हित में हो, जो कि जनहित में हो, ना उसमें जाति हो, ना धर्म हो, ना कुछ हो। जनहित में हम किस तरह से निर्णय ले सकते हैं उस पर हम बात करेंगे। अब मैं कुछ आपको पॉइंट्स बता देता हूँ जिस पे हम बात करने वाले हैं। सबसे पहला, सरकार ने नीति आयोग की उस चेतावनी को नज़रअंदाज कर दिया। डाटा कानून आरटीआई को कमज़ोर कर सकता है। नीति आयोग ने बताया था कि जो डाटा कानून सरकार ने अभी पास करवाया है वह आरटीआई को कमज़ोर कर सकता है, लेकिन सरकार ने उसको पास कर दिया, हालांकि अभी तक वह कानून बना नहीं है। दूसरा, हरियाणा में अभी इलेक्शन चल रहे हैं, आप लोग देख ही रहे हैं, उसमें अमित शाह जी किस तरह से बयान दे रहे हैं मैं उसके बारे में बताऊंगा। क्या वो एक सही है, क्योंकि होम मिनिस्टर रहते हुए क्या मुद्दे होने चाहिए और क्या मुद्दे जनता को दिखाए जा रहे हैं। तीसरा, खड़गे ने कहा है कि खड़गे सेड बीजेपी आरएसएस डोंट रिस्पेक्ट अम्बेडकर एंड कॉन्स्टिट्यूशन। ये है मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है। इस पे मैं इस वजह से ये पॉइंट लिया है क्योंकि आप दूसरे पे अगर हम 3 उंगली उठा रहे हो, मान के चल रहा हूँ मैं 3 उंगली उठा रहा हूँ आप पे, 1 उंगली सॉरी माफ़ कीजिएगा, 1 उंगली आपकी तरफ उठा रहा हूँ तो 3 उंगली मेरी तरफ उठ रही हैं। तो क्या कांग्रेस ने बाबा साहब के साथ किया, उस पर बात करेंगे। चौथा है माफ़ करना। मैं पहले ही आपसे क्षमा मांगता हूं कि माफ़ करना ये मन की बात के ऊपर है कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो मन की बात की है उसमें क्या मुद्दे थे उस पे बात है। तो आइए सबसे पहले हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मुझे बताइए बलविंदर जी, सबसे पहला जो हमारा मुद्दा था कि हम किस तरह से मतलब एक ऐसे देश में जहाँ राजनीति ही मतलब इस देश का मूल है, हम कैसे एक शांतिमय निर्णय ले सकते हैं। सर्वप्रथम आपके दर्शकों क्रांतिकारी जय भीम। थैंक यू सर। और जो पहला मुद्दा था जो आप बात कर रहे थे नीति आयोग के उस पर जी, तो सबसे पहले समझना होगा आरटीआई को कोई भी सरकार हो जी, वो मजबूत नहीं कर सकती, वो हमेशा कमज़ोर करने की कोशिश करती है। उसका एक बड़ा सा उदाहरण है कि जब आरटीआई आई तो 2014 से पहले जब आरटीआई आया और उसी आरटीआई का उपयोग करके जो विपक्ष के दल थे उन्होंने कांग्रेस की सरकार गिरा दी। ठीक है। और ये सभी जानते हैं। लेकिन उससे बड़ा कारण ये नहीं था कि सरकार गिरी, उससे बड़ा मामला ये था देश के अंदर जो बहुजन समाज है, जिसे बार बार ये कहा जाता है 85% समाज जिसे कहा जाता है, वो ये कहता था कि अब तक सरकारें कहती आई कि हमने 75 साल से तुम्हें आरक्षण दिया, 70 साल 75 साल से आरक्षण दे रहे हैं और तुम उसकी मलाई चाट रहे हो। लेकिन जब आरटीआई डली तो पता लगा कि इन लोगों के पास तो कुछ मिला ही नहीं। तो यानी सरकारों का जो झूठ था, जो मनुवादी मानसिकता के जो लोग थे, उनका झूठ खुलकर सामने आने लगा। हाँ, और जो नया ये मतलब इसमें जो नया बदलाव आया है कि आरटीआई में कि जो सरकारी लोग हैं, जो सरकारी अधिकारी हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो सरकारी अधिकारी हैं, जैसे कि हम अभी तक हम उनके बारे में आरटीआई डाल के जानकारी ले सकते थे कि वो कैसे काम करते हैं, क्या काम कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। लेकिन अब से ये मतलब उनके पक्ष में हो गया है। मतलब ये जो कानून आया है, इसको वो कहेंगे हम डाटा का एंट्री का, तो इससे उनको संरक्षण मिल जाएगा कि मतलब अब हम नहीं जान सकते कि वो क्या कर
कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ये कितना खतरनाक है? देखिए मैं इसी बात को आगे बढ़ा रहा था जब आपने मुझे रोका। कीजिए। जी जी, मैं बस देखिए उसमें एक बहुत बड़ी चीज़ है, सिर्फ ये नहीं कि कर्मचारी क्या कर रहा है इसका डाटा है, सिर्फ ये नहीं है। ये पूछा गया आरटीआई से कितने इस दलित वर्ग के अधिकारी हैं, स्थापित हैं। जैसे अभी बार बार सवाल उठता है, संसद में भी अब उठने लगा। अब तो विपक्ष की जो सवर्ण जाति की पार्टियां वो भी ये पूछती हैं कि भाई कितने दलितों को प्रतिनिधित्व आपने अपनी कैबिनेट में दिया। बिल्कुल। कितना ए ग्रेड की जो क्लासेस नौकरियां हैं उसमें कितने दलितों को आपने दिया। ये सवाल उठने लगे थे और सरकार ये नहीं बता रही थी कि चोर दरवाजे से यानी लेटरल एंट्री के बहाने से सारे सवर्णों को ऊपर भर दिया गया था। असलियत उस लगाम को लगाना था जो हकीकत है। देखिए आज की डेट में बहुत कम लोग हैं जो ये आरटीआई डाल के पूछते हैं कि भाई ये काम क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। आज की डेट में सबसे ज़्यादा अगर आरटीआई आप सर्च करेंगे, अभी करंट में अगर सबसे ज़्यादा आरटीआई डालेंगे तो आपसे ये सवाल किया जा रहा है सरकार से कि अगर 4th क्लास में एम्प्लॉय हैं तो किस जाति किस वर्ग के लोग हैं, नंबर 1। 3rd क्लास में अगर कोई कौन सी जाति कौन से वर्ग के लोग हैं। इसी तरह 1st क्लास में कौन सी जाति कौन से वर्ग के लोग हैं। इससे क्या हुआ, ये जो एक प्रभुत्व बना हुआ था, एक सवर्ण जाति के लोगों का प्रभुत्व बना हुआ था कि सरकारी नौकरियों के जो अधिकारी है, जैसे पहले होता था कि रानी के कोख से ही राजा जन्म लेता था, उसे नसबंदी करी डॉक्टर BR अम्बेडकर ने, संविधान बना दिया और कहा कि नहीं अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। लेकिन आप नहीं जानते उसके बावजूद एक चोर दरवाजे के माध्यम से कहीं ना कहीं इन्हीं सवर्ण जाति के लोगों को ऊपर राजा बनाया जा रहा था। अब ये सवाल आया जब हमारे लोग पढ़ने लिखने लगे, वो कहने लगे जब हम पढ़े लिखे लोग हैं, हमें रिजर्वेशन मिल रहा है, 22.5% आरक्षण हम दलित समाज को मिलता है और बाकी का जो है 27% जो है ओबीसी समाज को मिलता है, यानी तकरीबन 50%। और GNU के प्रोफेसर जी ने, आपने देखा होगा शायद वो वीडियो वायरल हुआ, प्रोफेसर विवेक कुमार ने ये बात उठाई है कि अगर जिस तरीके से 10% गरीब जनरल को दिया गया है तो 5% गरीब बहुजन को भी दे। मैं वही आऊँगा, उसी पे आऊँगा एक एक करके, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ आपके दर्शकों को एक एक बात सही तरह पता लगे। बिल्कुल बिल्कुल। और कोई वैसी बात नहीं हो, तथ्यात्मक बात करूँगा, कोई फालतू के चिल्लाना नहीं, वो जरूरत नहीं है। तो मैं ये जब ये लोगों को पता लगने लगा, ये पोल खुलने लगी अभी पीछे, क्योंकि एक ट्रेंड कराया गया कि आरक्षण से देश का नुकसान हो रहा है, ये सवर्ण जाति के लोग ट्रेंड करा रहे हैं। ठीक है। तो उसके विरोध में दलित समाज ने कहा कि डाटा तो देखें क्या मामला है अंदर। तो सच्चाई निकल के आई कि अधिकारी जो ए ग्रेड रैंक है वहाँ पे 0.50 से भी कम, यानी आधा प्रतिशत से भी कम लोग दलित जातियों के अधिकारी रैंक पे पहुँचे हुए हैं, जबकि उन्हें रिजर्वेशन कितना मिल रहा है 50% और हैं कितने आधा %। अब इसी तरीके से जब थर्ड क्लास हम उसमें आते हैं, वहाँ पे थोड़ा सा बढ़ जाता है। वहाँ पे क्या है, वहाँ 1 से 1.5% आ जाता है। सबसे ज़्यादा रोज़गार अगर मिला था वो मिला था 4th क्लास नौकरी में, जिसे सरकार ने क्या करा कि क्योंकि उन्हें ये लगने लगा, सरकार तो नहीं कहता लेकिन हाँ जो मनवादी मानसिकता के लोग थे उन्हें ये लगने लगा ये जो कल को हमारे पैरों में बैठते थे, हमारी खाट के नीचे बैठते थे, आज ये हमारे सर पे मूतने लगे हैं। मैं माफ़ी चाहूँ शब्द ऐसे हैं। तो उन्हें इतनी आपत्ति हुई कि उन्होंने कहा कि सबसे पहले इनकी ज़िंदगी ख़त्म करूँगा, क्योंकि 4th क्लास की जैसे ही हमें नौकरी मिली कहीं ना कहीं हमारा समाज ऊपर बढ़ा और नौकरी के बाद दूसरा जो नहीं करता वो नीचे बैठ रहा, सीधी बात है। और हमारी आर्थिक स्थिति और सामाजिक स्थिति मजबूत हुई। तो उन्होंने कहा नहीं 4th क्लास को आप कर दीजिए प्राइवेट में, यानी ये जो थोड़ा बहुत उठने लगा है उसे भी ख़त्म कीजिए। तो वो हमारे साथ का तो परेशानी, सरकार को परेशानी इस बात से नहीं है कि लोग उनसे सच पूछ रहे हैं। सरकार को परेशानी है दलित समाज जो हमेशा उनके पैरों में बैठता था, जो उनका गुलाम था, जो उनका वोट बैंक था, आज वो उनसे सवाल क्यों कर रहा है। इसलिए उन्होंने कहा आरटीआई को इतना कमज़ोर कर दो ताकि उससे कोई सच सामने आ ही ना पाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर इसके बारे में हमें पूर्ण रूप से जानकारी देने के लिए। अब दूसरे मुद्दे पे आते हैं सर। हरियाणा में अभी इलेक्शन चल रहे हैं, आप सभी को पता ही है। अमित शाह ने सर वहाँ पे राहुल गांधी के इस बयान पे कि राहुल गांधी ने कहा कि आप 36 बिरादरी के लिए काम कर रहे हैं, और उन्होंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि 1 इलेक्शन 1 नेशन की बात ये लोग करते हैं। और अमित शाह जी ने ये वहाँ पर कहा कि जिस तरीके से आर्टिकल 370 हटा, ठीक है, तो वो जम्मू कश्मीर में, तो क्या वो जम्मू कश्मीर हमारा नहीं है? यह मुद्दा उन्होंने जनता से पूछा और जनता ने बहुत ही चिल्ला के वहाँ पे जवाब दिया, जय श्री राम, भारत माता की जय। ठीक है, अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि हमारा तो है वो जम्मू कश्मीर, क्या लेकिन हम जम्मू कश्मीर के कितने हैं सर? ठीक है, क्या ऐसे जो ये भड़काऊ बयान हैं वो जनता पे कितना असर करते होंगे सर, इस तरह के बयान? देखिए पहली बात तो मैं आपके माध्यम से कहूँ 370 का जो मामला है जी, देखिए हम लोग 370 से हमें कोई ज़्यादा ना परेशानी पहले थी ना है।
आज जो लोग चिल्ला रहे हैं, कूद रहे हैं, ना पहले वो मकान ले सकते थे, ना उनकी औकात तब थी, ना आज है। मुझे बता दी 370 हटने के बाद क्या वहाँ मकान लिए गए? हाँ, एक आर्टिकल से हमें भी परेशानी थी, वो थी 35A। ठीक है, जिसका विरोध होना जरूरी था। वो 35A इसलिए था क्योंकि वो वहाँ पर जो दलितों को जो राइट्स मिलने चाहिए थे वो नहीं देता है। अच्छा, बहुत कम लोग जानते हैं कि 35A क्या था। ठीक है, यानी दलित समाज का कोई व्यक्ति वहाँ सरकारी नौकरियों में पहली बार प्रतिनिधित्व नहीं ले सकता। साथ ही वो वहाँ पे जैसे अगर कोई दलित समाज को आरक्षण के लाभ है वो वहाँ नहीं ले सकता। मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, एजुकेशन में उसका फ़ायदा नहीं मिलता था। तो दलित समाज जो वहाँ था वहाँ भी दो दर्जे की ज़िंदगी को जी रहा था 35A की वजह से। तो 35A का विरोध होना चाहिए था, वो हटना चाहिए था, जिसका सभी ने स्वागत किया। लेकिन 370 हटने के बाद अगर हम ये कह दें कि वहाँ पे किसी पूरे देश भर के लोगों का फ़ायदा हुआ तो मुझे नहीं लगता। आपको ऐसा? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसमें बड़ा मज़ेदार बात क्या है, वहाँ पे सवाल किया जाता 370 का और वहाँ पे धार्मिक नारे लगने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि सभी को पता है ये राजनीतिक मेरा मुद्दा यही था। खैर, धार्मिक नारे, आप अभी उनसे पूछिए कि सरकार ने क्या काम किया, वह धार्मिक नारे शुरू हो जाएंगे। आप सवाल नहीं करेंगे, वो ये कहेंगे नहीं धार्मिक नारा नहीं, वो सिर्फ एक धर्म की बात करेंगे। मतलब वो उस लड़ाई को, जो सामाजिक लड़ाई है, सामाजिक लड़ाई को वो चाहते धार्मिक बनी रहे, क्योंकि इस देश की बहुत बड़ी आबादी है जिसे हिंदू माना जाता है। लेकिन हिंदुओं में भी उन्हें छूत भी मान लिया जाता है, ये अलग मसला हो सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं धर्म के नाम पे वो इकट्ठा हो जाते हैं और एक विशेष समुदाय से लड़ने को तैयार हो जाते हैं। और मैं कहता हूँ सबसे बड़े मूर्ख हैं जो इनकी बेवकूफ़ी के, इनकी मौका परिस्थिति या राजनीति के चक्कर में अपनी सद्भावना की बात है वो ख़त्म कर रहे हैं। क्यों? मुस्लिम, देखिए वो मुसलमानों का विरोध करते हैं, लेकिन क्या मुसलमान क्या आपका अपना नहीं? क्योंकि सारा तो कन्वर्टेड है। इस देश का जितना मुसलमान है वो दलित और पिछड़ों में से निकला हुआ है। तो जब वो आपका अपना अभिन्न अंग है तो आप से ही कह रहे हैं आप अपने भाई को मारो। ये बड़ा बहुत ही सोचने वाला मुद्दा है और हर बंदा जानता ही बात है, ऐसा नहीं है नहीं जानते। लेकिन हमारे जो बुद्धिजीवी विंग है वो उनके साथ खड़े नहीं हो रहे। हम लोग ये तो कह रहे हैं हम 85% हम वोट में एक साथ आए, लेकिन हम ये नहीं देख रहे कि हमें सामाजिक उस पर भी साथ आना पड़ेगा। अगर कोई आपके मुस्लिम भाई को मार रहा है तो आपको भी उसके साथ खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि वो कन्वर्टेड है। मैं सिख धर्म में गया, मैं दलित समाज से हूँ, सिख धर्म में कन्वर्ट हुआ। ये मेरा आर्टिकल 25 मुझे बिल्कुल ये मेरा वो निजी, वो लोग गए तो है तो उसी समाज का ना, जाति थोड़ी बदल गई। तो उस जाति के लोगों के साथ खड़ा होना चाहिए। और ये जो बेकार की बातें करते हैं कि हम लोग हिंदुत्व के लिए अपने ही मुस्लिम भाइयों को मारे, मुझे लगता है सबसे बड़ा मूर्ख होता है। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। खड़गे जी ने कहा है कि बीजेपी आरएसएस डोंट रिस्पेक्ट अम्बेडकर एंड कॉन्स्टिट्यूशन। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे कि बीजेपी रिस्पेक्ट नहीं करती, क्या कांग्रेस करती है? मैं इस बात पे कई बार हंसता हूँ और कहता हूँ एक तरफ सांप नाथ है, एक तरफ नागनाथ है। सांप नागनाथ जो है कड़वा जहर दे रहा है, भारतीय जनता पार्टी सीधा कड़वा जहर आज समाज को दे रही है। लेकिन जो कांग्रेस है वो भी तो मीठा जहर दे रही है। वो आपको एकदम नहीं मारती, वो धीरे धीरे मारती है। मेरी लड़ाई साफ है। जब अम्बेडकरवाद की बात आती है, अम्बेडकर मामले में सीधा खुला कहने वाला व्यक्ति हूँ। आप अम्बेडकर आइडियोलॉजी को अगर मानते हैं, फॉलो करते हैं, तो मुझे बताइए आपके जब राज्य शासित राज्यों में जब दलितों का शोषण होता है आप क्यों नहीं जाते? भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में जब शोषण होगा तो आप जाके छाती पे संविधान पीट के पहुंच जाते हैं, लड़ जाएंगे, अपने समाज को ये करा देंगे वो करा देंगे। लेकिन जब आपके ही शासन में होता है आप चुप हो जाते हैं। मुझे बताइए क्या ये सच्चाई नहीं है कि शैलजा कुमारी जो अभी वो हैं, वो चाहे कांग्रेस ही उनका कुछ भी बयान है, लेकिन उनका अपमान आप ही की कांग्रेस पार्टी के नेता कर रहे थे। तो क्या किसी की हिम्मत थी, औकात थी कि उनसे सवाल जवाब तलब कर ले? यानी मीठा जहर के चक्कर आप ये कह रहे हैं कि भाई दूसरा अम्बेडकरवादी ने दूसरा भी जय भीम बोल रहा है और आप भी जय भीम बोल रहे हैं। बस ये कह रहे हैं कि भाई आप उनको वोट ना दो, मुझे दे दो। तो जबकि साफ तौर पे मतलब ये कह सकते हैं जय भीम बोलने का मतलब ये नहीं कि आप अम्बेडकरवादी हो गए। मैं साफ कहता हूँ क्योंकि ये वही कांग्रेस भी है जिसने खुद बाबा साहब जिस संविधान सभा में बाबा साहब पहुँचे थे उससे पहले उन्हें हराने का भी काम उन्होंने किया था। चाहते थे कि ये, क्योंकि उनका ये था कि दलितों के उस हर रास्ते को बंद कर दूं जहाँ से अम्बेडकर संविधान सभा में जाए, वो उस हर रास्ते को बंद करने की कोशिश की। बड़ी बात कहे हैं आप। और आज ये लोग कह रहे हैं कि हम अम्बेडकरवादी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम आगे चलते हैं। माफ़ कीजिए, मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ। मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कह रहे हैं, कहते हुए दिखते हैं कि हम लोग विश्व गुरु की तरफ प्रस्थान कर चुके हैं और अब हम जो है आप स्वदेशी अपनाइए। जिस तरीके से बाबा रामदेव ने अपनाया
बाबा रामदेव ने अपनाने को कहा जनता को, और देख लीजिए आज उनकी पार्टी का टर्नओवर अरबों में पहुंच चुका है। अब मेरा सवाल ये है कि अभी इस वक्त इलेक्शन के बीच मोदी जी मुद्दा होना चाहिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, मुद्दा है स्वदेशी अपनाने का, इसका कारण आखिर क्या हो सकता है, जरा बताइए सर। देखिए, स्वदेशी अपनाइए इसका तो हम भी समर्थन करते हैं, ठीक है, लेकिन मेरा सवाल ये कि आप चीन को गरियाते हैं, पाकिस्तान को गरियाते हैं, अगर पाकिस्तान के साथ आप एकदम ही डिप्लोमेटिक टॉक ख़त्म कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने हमारे देश के जवानों को शहीद किया, 20 जवानों को, वही काम चीन भी करता है, लेकिन चीन के साथ आप अपना कारोबार बढ़ा रहे हैं। तकरीबन $125 ट्रिलियन के आसपास का कारोबार बढ़ चुका है।